जाएगा विकास। अब क्या आपके घर में मार्बल लगवाएंगे आपके गली में? ये तो नहीं ना हो सकता, वो भी होगा। अगर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, स्मार्ट सिटी हो जाएगी, कोयटा गए तो कोयटा बनने लगा, काठमांडू गए तो काठमांडू बनने लगा, और ये ऑस्ट्रेलिया गए तो जापान गए तो टोक्यो बनने लगा। मतलब जितना उन्होंने। अच्छा हमें एक बात बताइए, इस गवर्नमेंट में और पिछली गवर्नमेंट में क्या फर्क थे? परेशानी ये हो गई कि लोग भीख मंगा हो गए और भीख मांगने की आदत डाल दी। कटोरा लेके अब कटोरा हाथ में आने वाला है, ये कंडीशन हो गई है। ये फोकट का जो है ना, गल्ला दे दे के अब। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मेरा नंबर 979593924265। इस नंबर को नोट करिए। कुछ भी अगर गलत काम हो वीडियो बनाइए, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। मैं आपकी वीडियो को दिखाने में मदद करूंगा, और आपका नाम अगर आप कहेंगे तो छुपाऊंगा, नहीं कहेंगे तो दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। बहुत दिनों बाद एक बार फिर से पब्लिक के बीच हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन की डेट भी आ गई है, और लास्ट चरण में हमारे बनारस में इलेक्शन होने वाले 7 मार्च को शायद है ना, 7 मार्च को हमारे बनारस के इलेक्शन भी होने वाले हैं। आज का ये वीडियो बस एक ही टॉपिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, ये कह सकते हैं एक पंक्ति से स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि मैंने किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा था। वो ये है कि पूरे देश में शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों व कॉलेजों को बंद कर लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। आम आदमी, तू कब तक फ्री का राशन का मजा लेता रहेगा? तेरे बच्चे जिसमें से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। ये आज की पंक्ति थी मेरी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इलेक्शन के मुद्दों पर कुछ चर्चा होगी, मैं कुछ सवाल भी करूंगा, ये जवाब देंगे, उसी में से फिर सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ पार्षद जी, औकास अंसारी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी कुछ सवाल और जवाब होंगे। पब्लिक यहाँ पे है। आज का मुद्दा ये है कि इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट ये चुनने जा रहे हैं, क्या सोच कर चुनने जा रहे हैं, उसमें क्या क्वालिटीज़ आप देखेंगे? क्या आप अभी तक जैसे जी रहे हैं वैसे ही आगे भी जीते रहेंगे, या फिर अपनी लाइफ को कुछ चेंज करना चाहते हैं? मैंने देखा है पार्षद जी कि मुसलमानों में, ये खास तौर से मुसलमानों का मैं नाम ले रहा हूँ, कि वो केवल खाने में या बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, एजुकेशन को महत्व नहीं देते। ठीक है, तो आज आप लोग बताइएगा कि आखिर जो भी कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं, शिक्षा को देख कर चुनने जा रहे हैं या नहीं चुनने जा रहे हैं? पार्षद जी, आपसे स्टार्ट करते हैं कि इलेक्शन की डेट आ चुकी है, आपकी पार्टी के क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर वो आ रही है? देखिए, जो मुद्दा आपने उठाया है बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और जैसा कि हमारे मुस्लिम समाज में एक चीज़ ये है कि लोग खुद खाने और पहनने में परेशान रहते हैं, क्योंकि जो बनारसी की कला है उसको वर्तमान सरकार ने इस तरह डुबो दिया है कि पूरा परिवार, अगर से पहले तो एक आदमी कमाता था तो सब खाते थे, आज सब कमा रहा है तब भी नहीं हट रहा है, तो उसी में परेशान हो रहे हैं। और वही वजह है कि हम शिक्षा से बहुत दूर होते चले गए, क्योंकि जो मेन शिक्षा का जो धन जो कमाई होती है, शिक्षा से बढ़ के कोई धन नहीं है, लेकिन हम उसी पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज की जो पीढ़ी जो आ रही है, तो हमारे जो जितने बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं उन्होंने भी ध्यान दिया है, एक वक्त कम खा रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और मैं उसका मिसाल देना चाहता हूं कि देखिए, मैं भी एक जुल्हा हूं, बुनकर परिवार से आता हूं, बुनकर हूं, और अपने परिवार को भी शिक्षित पढ़ा लिखा के एक भाई को जज बनाया और एक भाई को डॉक्टर बनाया। तो जब आप परिवार को जब शिक्षित करेंगे, जब आप डॉक्टर बनाएंगे, जज बनाएंगे, तो जब शादी उनकी होगी, तो जब परिवार आगे बढ़ेगा तो वो भी शिक्षित होगा, क्योंकि वो डेवलप करेगा। अब शिक्षा हो जाएगा, डॉक्टर होगा तो बेटी भी। ये तो रही आपकी बात। पार्टी किन मुद्दों पर आ रही है आपके? देखिए, पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ही देश को सजाया संवारा है, और आज भी कांग्रेस जो बुनियादी समस्याओं को लेकर जा रही है। आज जैसे हमारे पहले था जो जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को खड़ा किया, सींचा, जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उसको बाद देश को उन्होंने आज खड़ा करके, जहाँ पे सुई नहीं बनती थी वहाँ कल कारखाने बने, वो बिजली के कारखाने, भागड़ा नागल बांध जैसे IIT, IIM मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसे सुविधाएं दी। फिर इंदिरा गांधी ने उसको बढ़ाया, देश में हरित क्रांति लाई। फिर उसके बाद राजीव जी आए, राजीव ने दूरसंचार, जो हम आज आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो राजीव जी ने इलेक्ट्रॉनिक क्रांति लाई। तो और उसके बाद सोनिया जी आई, उसके बाद देश को सारी तरफ जोड़ के मनमोहन बहुत सारी क्वालिटीज़ आप गिना रहे हैं, एम्स, IIT, IIM, ठीक है। 60 साल हुकूमत की कांग्रेस ने,
बहुत ज़्यादा सोर्स भी हमारे पास है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, लेकिन जापान को आप देखेंगे उसके पास ना सोर्स है ना पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट में इनोवेशन वो हमसे आगे। ऐसा क्यों? 60 साल हुकूमत आपने की, 10 साल का मत जोड़िए। 10 साल हम मान रहे हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन 60 साल में ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा कि हम जापान की टक्कर ले सकें? देखिए जो सवाल किया उसी में जवाब था आपका, क्योंकि वहाँ ना पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पॉपुलेशन कम है, तो उसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट गवर्नमेंट की देखिए सबसे ज़्यादा होता है जनता भी शिक्षित, वहाँ की जनता शिक्षित है और डेवलप करना चाहती है उसको। आज जापान को ऐसे लेके जब गुड़िया जापान की कहलाने लगी, लेकिन आज भी उसकी जगह जो कहीं ना कहीं चाइना ने ले लिया। चाइना आज पूरी दुनिया में है, क्योंकि वहाँ भी देखिए शिक्षा है, तो हमारी शिक्षा की जहाँ आप अच्छा देखेंगे, शिक्षा का सुविधा होगा, मेडिकल सुविधा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, तो वो देश दुनिया जरूर डेवलप करता है। और उसकी वजह अमेरिका में उसका मिसाल देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, इटली देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, आप जहाँ भी यूरोप देख लीजिए। अच्छा, इलेक्शन के नतीजे क्या आ रहे हैं? इलेक्शन के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखिए योगी सरकार जाने वाली है। अच्छा, योगी सरकार जाने वाली है। ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन जाने वाला है, मैं पूछ रहा हूँ कौन आने वाला है। देखिए आने वाला, आप जिस तरह से हमने देखा है कि आप कोरोना काल से देख लीजिए, जो ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, 2 साल 3 साल, जिस तरह से हर जगह कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी, श्रीनिवासन जी, राहुल जी, हर जो राहुल जी ने जो बातों को बोला वो लेकर, तो जनता ने देखा कि हमारे दुख सुख में जिसने जो खड़ा था वो हमारे सामने खड़ा है, उसको दिख रहा है। तो कांग्रेस पार्टी आने वाली है। हाँ, और अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो हमने सहयोगी का साथ जरूर लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, कांग्रेस पार्टी आने वाली है, समाजवादी कहाँ से फिर होगी? देखिए इस बार का जो चुनाव है, चुनाव रोजगार के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, और जो भी बुनकर की समस्या, इसी के नाम पर यहाँ का चुनाव होने जा रहा है। जो बुनकरों के हित की बात करेगी, जो प्रतिनिधि बुनकरों का मैसेज आगे बढ़ाएगा, उसी को पार्टी चुनने जा रही है। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जब कोरोना काल लगा हुआ था, बुनकरों को बिजली काटने का मतलब आदेश एकदम सख्त मना था कि किसी बुनकर को उत्पीड़न ना किया जाए। बाकी यहाँ की जो गवर्नमेंट, यहाँ की जो सरकारें हैं, इनके अधिकारी जो है मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते रहे और गरीबों को उत्पीड़न करते रहे। पूरे लॉकडाउन बिजली काटा गया, काफ़ी बुनकरों को परेशान किया गया, उनके पे फर्जी मुकदमे लगाए गए, उनकी वसूली की गई। इसी तरह का पूरा मामला बुनकरों का चला। आज बात लोग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर गरीबों को अन्न योजना के अंतर्गत लोगों को राशन दे रहे हैं। आप राशन किस आधार पे, किस बिना पर दे रहे हैं? 1000 का सिलेंडर हम खरीदते हैं, 210 रुपये का तेल हम खरीदते हैं, हमारे ही पैसा लेके सरकार हम ही को दे रही है। उस पर एहसान जता रही है कि हमने गरीबों का अन्न योजना के अंतर्गत राशन दिया। आप उसका चना देख लीजिए, चना जैसे लगता है कि पूरा घुना हुआ चना है। अगर चना में से ताका जाए तो इस पार से उस पार का आदमी दिखाई देता है। एक बात मैं आपकी रोकना चाहूँगा, मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं जो गरीबों की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, जो बुनकरों की बात करेगा, उसको हम चुनने जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ दूसरी गवर्नमेंट है जो कह रही है 80% और 20% में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये बताइए कि अगर 80% एक तरफ हो गए, उसमें न गरीब देखा, न मजदूर देखा, न बुनकर देखा, केवल 80 और 20 देखा, तो फिर आप दोनों की तो गई सरकार। देखिए अभी 80 और 20 जो कह रहे हैं ना, जो ये कहा कि वो फंस गए। 80 अगर मतलब देश देखिए, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो सबको मिलकर जोड़ ताना बाना वाला देश है। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है। वो कहा कि उसका नतीजा ये हुआ कि अयोध्या लड़ने या मथुरा लड़ने जा रहे थे, उन्हीं के पार्टी वालों ने उनको पहले जो जनता उसको भगा दी गोरखपुर, पहले भाजपा वालों ने गोरखपुर भगा दिया। तो अब उसमें 80-50-20 नहीं होने जा रहा है, 85 या 15 होने जा रहा है। 85% जनता उनको बदलने जा रही है, अब 15% लेकर वो जा रहे हैं। क्योंकि और भी अन्य पार्टी आप देख लीजिए कि किसी भी पार्टी में कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, तो सब में हिंदू हैं। तो क्या सपा में भी हिंदू 20% जाएंगे, और क्या बसपा में भी जाएंगे, क्या आम में भी 20 जाएंगे। मतलब ये खाली जो आता है मुंह में अपने तसल्ली के लिए बोल देते हैं कि बस किस तरह से देश में इन्होंने ऐसे ही कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम करके इस देश को एकदम तोड़ दे दिया। जब देश कहाँ से कहाँ था, आज फर्श से अर्श मिला दिया उन्होंने। तो देश को जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब की जो परंपरा है, इसको तोड़ने वाले लोग को जनता इस बार कभी कतई माफ़ नहीं करेगी। आपके सोशल मीडिया
मीडिया में देखते हैं, इतने अच्छे अच्छे जनता को कमेंट देती है कि जिस तरह से इन्होंने इस देश को तोड़ा है उसको सबक सिखाने जा रही है जनता। चाचा जी आपका नाम? जमाल। तो किन मुद्दों पर आप चुनने जा रहे हैं कैंडिडेट को? अजीत भाई, आपकी एक बात तो हमें सबसे पहले जवाब देना है कि मुसलमानों के एजुकेशन सिस्टम पे आपने जो सवाल किया, कांग्रेस से हमने हमें वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम मुसलमानों के लिए दिया, लेकिन क्या वजह है कि आज फिर भी मुसलमान जाहिल है। आज कांग्रेस ने हमें वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिर्फ इम्प्लीमेंट किया, और वो आपको गली में मोहल्ले में दिखेगा भी। हर मोहल्ले में मदरसे को ऐड किया गया। हमारे बेसिक एजुकेशन गलती तो फिर हम ही लोग की दिख रही है। अब आप तो खुद समझदार हैं, आप बताइए कि किसकी गलती है। कोई सरकार आपको घोर के पिला तो नहीं सकती एजुकेशन। हमारे 20 से टीचर्स को लिया गया प्राइमरी एजुकेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में ऐड करके मदरसा हमें दिया गया। उसके बाद भी हमारी पूरी कौम जाहिल है, 92% जाहिलियत है। तो इसके लिए आप किसे ब्लेम करेंगे? और क्या मुद्दे हैं? रोड मैं देखता हूँ यहाँ पे रोड बहुत भी बेकार है, फिर वो मुद्दा है कि नहीं? और हाँ, रोड और सड़क ये तो मुद्दे होते ही हैं, लेकिन इससे फ्यूचर नहीं बदलता है। ये सड़क थोड़ी ख़राब है, वो दिन रात हमें उस पर नहीं चलना है। ये जो बेसिक मुद्दे हैं ये तो हमेशा लगे रहते हैं। रोड बनेगी, बिगड़ जाएगी, लेकिन आप जो एजुकेटेड हो जाएंगे तो लाइफ टाइम एजुकेटेड रहेंगे। 5 साल 10 साल 2 साल के लिए रोड बन जाती है, फिर ख़राब हो जाएगी। वो तो लगा रहता है। इनकी बात से मुझे एक बात याद आ गई, और लोगों को बता दूं कि मैं लखनऊ में जब था तो 2 छात्र मेरे साथ थे, एक जामिया का था, एक एमयू का था। दोनों बुनकर थे, ऐसा नहीं, दोनों मेरठ के थे, लेकिन उन्होंने कभी बिजली की बात नहीं की, कभी और किसी चीज़ की बात नहीं की कि बिजनेस कैसे डेवलप हो। उन्होंने एजुकेशन की बात की, और उन्होंने ये बात की कि आखिर हम अपने आप को कब उस लायक बनाए कि हमें गवर्नमेंट से फ्री का राशन ना लेना पड़े। तो क्या हम उस लायक हैं? आज तो मैं देखता हूँ कि कहीं भी अगर 50 रुपए की भी लाइन लगा दी जाए तो लोग लाइन में लगकर लेंगे उसको। तो क्यों नहीं हम उस लायक बन रहे हैं? चाचा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए चाचा जी। देखिए, गवर्नमेंट, सबसे बड़ी बात यह है, गवर्नमेंट जो आज की गवर्नमेंट है, ये 7 साल से या 6 साल से जो भी चल रही है, ये खुद चाह रही है कि जनता ना पढ़े, अगर पढ़ लिख लेगी तो उनसे सवाल करने लायक हो जाएगी। इसीलिए वो बार बार कॉलेज को बैंड कर रहे हैं कोरोना के नाम पे। ये कोरोना कोई चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा गेम है। कोरोना एक बहुत बड़ी चाल है। हर काम कोरोना के आड़ में होता है। जब कोरोना ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन में जागता है, अरे रात को जागता है, दिन में सोता है। जब चाहते हैं कोरोना आपने कहा है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। तो ये बताइए, हाँ। अपने हिसाब से एक खिलौना बना दिया, एक चाबी जैसा। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सब झूठ बोल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के सब बहुत बड़ा बिजनेस है ये। एक तरफ से बीमारी भेजेंगे, दूसरी तरफ से दवा, ये बहुत बड़ा गेम है। ये मैं मान सकता हूँ कि उस कोरोना की आड़ में गवर्नमेंट कुछ कर रही है, लेकिन आप कह रहे कोरोना है ही नहीं। हाँ, ये मानने लायक बात नहीं है क्या? नहीं है। जितने नाकाम दुनिया में लोग हैं सब अपने यहाँ कोरोना बढ़ाए हुए हैं। ये अगर कोरोना की कोई बीमारी होती तो सारे जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जो वर्ल्ड लेवल के नोबेल प्राइज, तो उन्हें क्यों बैंड किया जाता? फेसबुक और ट्विटर अकाउंट क्यों उनका सस्पेंड किया जा रहा है? आप बताइए। WHO तो कुछ जो है वैक्सीनेशन कंपनियों के हाथ की कठपुतली हो गया है। आप जानते हैं ये कितना बड़ा बिजनेस है। अच्छा चलिए, हम लोग इलेक्शन के मुद्दे से बताइए। हम एक बात पूछना चाहते हैं, ये भी गर्म है। आप एक बात बताइए कि बिल गेट्स, वो तो किसान नहीं है, लेकिन उसके पास 300 बीजों का पेटेंट है। वो क्यों है? नहीं, एक्चुअली देखिए, वो बिजनेसमैन है और वो बीजों का कारोबार करता है। बहुत सारे ऐसे उसके कारोबार हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि किसान ही केवल बीजों का आपने जो बताया उसका रखे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है जी। सारे वायरोलॉजिस्ट को क्यों सस्पेंड किया जा रहा है? ट्विटर अकाउंट क्यों सस्पेंड किया जा रहा है? ये आप भी ये भी सोचिए। डॉक्टर विश्वरूप राय जो अभी कह रहा है कि आप कोरोना साबित कीजिए, 10 लाख का इनाम कीजिए, उसके ऊपर क्यों नहीं FIR गवर्नमेंट या WHO कर पा रहा है?
वो तो बहुत सारे ऐसे वायरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रही कोरोना है। बहरहाल वो ऐसा मुद्दा है जिसमें हम अभी ये डूबती हुई सीरम कंपनियों को बचाने के लिए आपको मालूम है मॉडर्ना इस साल 7,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाई, जो कि अगले साल घाटे में थी। मॉडर्ना लैब जो अगले साल घाटे में थी। ये कह रहे हैं कि कोरोना के हाल में बहुत सारे ऐसे कंपनियों का, मेडिकल कंपनियों का फायदा कराया जा रहा है। ये बहुत बड़ी, ये ठीक है मेडिकल कंडीशन हो सकती है, लेकिन बीमारी और मेडिकल कंडीशन ये अच्छा किस पार्टी को चुनने जा रहे हैं? मोदी जी को। किस पार्टी को चुनने जा रहे हैं भाई? अभी तो सब देख रहे हैं कि किस तरफ जो है जाना चाहिए और किसकी पल्ला भारी है, अभी लोग देख रहे हैं, अभी कोई फाइनल नहीं है, अब जो आएगा। अच्छा एक बात मैं सुनता आ रहा हूँ, कई लोगों से मैंने सुनी है, पता नहीं कैमरे पे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, वो ये है कि जो इस समय की गवर्नमेंट है वो सामने से छुरा भोगती है और जो और दो गवर्नमेंट थी यूपी में वो पीछे से छुरा भोगती है। ऐसा सही है? बताइए। देखिए पहले की जो गवर्नमेंट होती रही तो उसमें एक चीज़ का खूबी देखा जाता रहा, जैसे बनारस के जो बुनकर बिरादना तंजीम के जो प्रतिनिधि होते थे, ये अपना बुनकरों को लेकर कोई भी समस्या लेकर अगर जाते थे सरकार के पास कि ये मेरा घोषणा पत्र है, इस पर विचार किया जाए, तो सरकार उसको मान जाती थी। ये सरकार जब से नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार आई तो ये सरकार हमको देखा पूरा फेल दिखने में पूरा लगा, क्योंकि नाम है डबल इंजन की सरकार चल रही है। आप देख लीजिए गोरखपुर के अंदर जो बच्चों को लेकर हॉस्पिटल ऑक्सीजन वाला जो काम हुआ था, कापिल खान जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बच्चों के लिए ऑक्सीजन का प्लांट जो उनके पल्ले ऑक्सीजन अपने प्राइवेट सिस्टम से उनको बच्चों को मतलब अवगत कराते थे और उसको जो ज़रूरतमंद रहा उसको दिया करते थे। उसके बाद उनको वहाँ की सरकार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्जी मुकदमे में उनको फंसा के जेल भेजने का काम किया, उसमें मुकदमा चला, मुकदमे में डॉक्टर साहब एकदम बरी हो गए। तो ये सरकार तो जनता के भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी मुस्लिम के ग्रुप में जाता हूँ, मुस्लिमों की गलियों में जाता हूँ, तो वो बोलने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं हमें पुलिस उठा कर न ले जाए। इसी डर को और बढ़ाया जा रहा है। मैं सही कह रहा हूँ कि इसी डर को और बढ़ाया जा रहा है, और जब आप जितना डरते रहेंगे उतना आपको डराया जाता रहेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है कि बंदर को अगर आप मारकर भागेंगे तो वो आपको दौड़ाएगा, और अगर मारकर भागेंगे नहीं तो नहीं दौड़ाएगा, वो खुद डरेगा। ठीक है, तो आप लोग ये सोचिए कि हम किससे डरें। सच बात बोलने में कभी नहीं डरना चाहिए। मैं इसलिए इस कैमरे पे कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आसपास गलत काम होते रहते हैं, वो बोलना नहीं चाहते। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मेरा नंबर 97 95 93 42 65, इस नंबर को नोट करिए। और कुछ भी अगर गलत काम हो, वीडियो बनाइए, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। मैं आपकी वीडियो को दिखाने में मदद करूंगा, और आपका नाम अगर आप कहेंगे तो छुपाऊंगा, नहीं कहेंगे तो दिखाऊंगा। ठीक है, और कोई बात कोई कहना चाहता हो? दादा बताइए। हाँ, क्या समस्या है आपको? बात ये है कि जब हमको ऑर्डर मिला है कि अल्लाह कहता है वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब मिल के एक हो जाओ, अल्लाह के रस्सी के पकड़ लो। तो हम लोग इधर उधर भागते हैं, इनका मुंह ताकते हैं, उनका मुंह ताकते हैं, और दूसरे की बुराई करते हैं। अरे औरों की बुरी बात तो भाती नहीं, तुम पर अपनी बुराई नजर आती नहीं। एक हो जाओ और एक हो के एक आवाज़ उठाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। पहले अपने अंदर की बुराई निकालो, उसके बाद दूसरे को कहो। मेरा यही कहनाम है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा खुश होगा से बरी पर। मुसलमानों ने मेहरबानी करना छोड़ दिया, अल्लाह ने इनके ऊपर अज़ाब मुसल्लत कर दिया। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनकी एक बात से मुझे एक बात और याद आ गई कि अल्लाह ने यह भी कहा है कि जो कौम अपनी हालात नहीं सुधारती उसको
मैं भी नहीं सुधारता। जब तक आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कौन सुधारेगा, ठीक है। तो मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला कि किस पार्टी को का सिलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टी के नेता बैठे। कहीं आप लोग डर तो नहीं रहे? हाँ, बताइए। अरे इस बार योगी जी का एकदम जो तो बेड़ा पार है, वो अपना काम गिना नहीं पा रहे, ये अलग सी बात है। कितनी जगह का देखिए नाम बदल दिए, विकास हुआ, विकास में ये सब गिना नहीं। बहुत अरे बड़े क्या भूखे मरने लगे, लाइन लगा के राशन लेने लगे, कितना विकास। अच्छा, नीचे से विकास हो रहा है। हाँ, नीचे से विकास हो रहा है। और कानपुर में विकास मर गया, नहीं तो बहुत विकास हो जाता। वो तो कानपुर में मर गया। समझिए, विकास जो है एक ऐसा बेवकूफ़ बनाने का तरीका है ना कि पूछिए मत। वो 3 इडियट वाली बात मुझे याद आ गई कि वो हाँ, योगी ही सरकार में आएंगे, ये हमारा दावा है। जी बताइए। ऐसा मतलब है 100 रुपए का काम करने वाला आज 200 का तेल खा रहा है। और योगी सरकार जो है लोगों को गुमराह कर रही है, कह रही है मतलब हम फ्री में राशन दे रहे हैं। तो जिसकी भी सरकार आती, अगर ये कोरोना काल में वो भी सरकार यही काम करती को, गरीबों को, मगर ये सरकार जो है देने के बाद सबको कहती है हम फ्री में दे रहे हैं, सब लोग खा रहा है। और गरीब जो है 100 रुपये का तेल खरीद के खा रहा है। 100 रुपये का काम करने वाला इतने घर का खर्चा चला रहा है, उसमें से दवा करेगा कि 1000 का सिलेंडर खरीदेगा कि बच्चों का दवा करेगा। और कहती ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये फ्री में देकर कह रही है कि मैंने फ्री में दिया, तो फ्री में देकर कहेगी नहीं कि मैंने फ्री में दिया। आज एक भाई भी अगर दूसरे भाई की मदद करता है तो वो कहता है कि मैंने इसकी मदद की, तो उसमें क्या हर्ज है? हर्ज है ना, क्या हर्ज है? कहने के बाद करने के बाद कहना जरूरी है। तो इससे आपको परेशानी है? हाँ, कि कहना नहीं। परेशानी ये है 100 रुपये काम करने वाला अभी तबीयत खराब हो जाए तो उसके घर में पैसा नहीं रहेगा, ठीक है। जिसका पैसा अगर बैंक में हो लेने जाता है तो लेते समय तो कोई नहीं जानता है, देते समय बैंक वाले कहते हैं ये फॉर्मेलिटी अदा करो, वो फॉर्मेलिटी अदा करो, तब आपका पैसा निकलेगा। है लेते समय तो खाली कहे को आधार कार्ड लेकर आओ, मोबाइल नंबर लेकर आओ, अपना पैसा जमा कर दो। जब उनको मुसीबत सुना तो कहेंगे जाइए अब दिल्ली सरकार हमारा भी। अच्छा, ये इस पर हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर ये कोरोना काल का जो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के दरमियान एक सर्वदलीय बैठक करके इनको घोषणा करना चाहिए था कि हर परिवार को 10,000 या 20,000 रुपया इनको मदद की जाए ताकि ये अपना परिवार चला सके। क्योंकि और मुल्कों में और सरकारें ने की, यहाँ तक कि पानी, बिजली, मकान का टैक्स सारा सरकार ने माफ़ कर दिया, ये सरकार कुछ नहीं माफ़ किया, जो कि सब माफ़ कर देना चाहिए था। क्योंकि 3 महीना पूरा टोटल कोरोना गवर्नमेंट तो माफ़ करने वाली है। हाँ, हमारी सरकार तो 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रही है, साल में 20,000 का फायदा आपको मिलेगा। इलेक्शन से पहले के वादे हैं या सच में होगा? नहीं, समाजवादी ने जो वादा किया उसको खरा निभाया है। आप इसका रिकॉर्ड भी उठा के देख सकते हैं, क्योंकि जो उसने कहा वो किया। और हम लोगों को आश्वासन भी मिला है कि हमारी सरकार बनाइए, जो व्यवस्था आपकी पुरानी थी उससे भी अच्छा हम आपको करके दिखाएंगे। क्योंकि हम लोग भी देखते आ रहे कि आपका कोई प्रतिनिधि जब आता था हम लोग से मिलने, एक आदमी भी चला आता तो हम लोग आपकी फरियाद सुनने को लिए तैयार थे। ये सरकार आप लोग की सुनने वाली नहीं है। सरकार जब तक बदलोगे नहीं तो इसी तरह आप लोग परेशान रहोगे। अच्छा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस पर कुछ बोलेंगे? देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा इन्होंने माने प्रियंका गांधी ने ऐसा नारा, एक ऐतिहासिक नारा दिया है कि पूरे जो हमारे महिलाएं हैं उनके अंदर एक जोश तो आ गया है। क्योंकि देखिए, अगर कहा जाता है कि महिलाओं को सिर्फ कांग्रेस ने कहा है और किया कुछ नहीं है, तो कांग्रेस ने सबसे पहले इस सदन के अंदर तो महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मांग उठाई थी। तो विभिन्न पार्टियों ने उसका विरोध किया था, लेकिन अधिकार मिला कांग्रेस को। प्रियंका जी ने बागडोर संभाली है, जिस तरह से उनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार इस सरकार में किया, उन्होंने इस अपने और पूरी मजबूती के साथ लड़ा। तो उसी में से एक नारा निकल के आया, लड़की हूँ न लड़ सकती हूँ। और इसी नारे से आज जो है ये पूरे सरकार यहाँ से भागती तो नजर आ रही है, पूरी तरह से बैकफुट पे है। क्योंकि देश में पहला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने महिला दिया,
देश के पहला राष्ट्रपति कांग्रेस ने महिला दिया, देश की पहली लोकसभा स्पीकर कांग्रेस ने दिया, महिला दिया, देश के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने दिया। आज प्रियंका जी के नेतृत्व में भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो महिलाओं को हमेशा सम्मान कांग्रेस दिया है। आज 40%, पहला 125 लोगों की सूची आई है, आपने देखा होगा, जिसमें से 40% महिलाओं को उसमें दिया। उन्होंने जो कहा वो किया। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी कि जो मांगते हैं कि अब वहाँ मैं पढ़ने गया कॉलेज में, वहाँ मेरा भी पढ़ रहा था, तो वहाँ जो बुनकर थे उन्होंने कभी बिजली की मांग नहीं की, वो शिक्षा की बात की। तो ऐसे देखिए और भी समाज में जाइए ना, तो यादव वो जब कहते थे वो जाके सरकार से दूध की मांग नहीं करते कि हम दूध बेच रहे अपना कर रहे हैं तो हमें किसे बिकेगा। वो शिक्षा की अपनी नौकरियों की बात करते हैं कि हमें सरकार में इसमें नौकरियां दी जाए। हमारी नौकरियां जब कांग्रेस आज़ाद हुआ था तो 6% नौकरियां थी, लेकिन लोग उसका गलत आंकड़ा पेश करते। मैं अभी पढ़ रहा था तो वो धीरे धीरे मनमोहन सिंह की सरकार में बढ़ के 11% तक हुई। केंद्र में 11% हुई, लेकिन जो राज्यों में थी, उत्तर प्रदेश में 32 साल तक कांग्रेस नहीं है। तो इसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने उसको दरकिनार करते गए। लेकिन हमें चाहिए कि हमें रोजगार, पेट तो जरूरी है, लेकिन शिक्षा की जब हमें मजबूत रहेगी तो हम सरकारी नौकरियों में हमारा जो आरक्षण, जब जैसे कितना परसेंट आरक्षण है अभी आरक्षण तो हर पार्टी अलग अलग कहती है। कोई कहता है 18% देंगे, 18% देंगे, लेकिन 11% से 18% हुआ तो फिर उसमें क्या उसमें वही तो खाली कहना और किया कुछ नहीं किया। और हम 32 साल तो नहीं है, तो इसलिए जब हम पहले थे तो थे। और अब हमारी अब जो नई पीढ़ी आ रही है, शिक्षित आ रही है, उसमें कोई हमारे समाज के लोगों में शिक्षा की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और हम चाहते हैं कि अच्छा एक चीज़ का मुझे जवाब चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है, वो ये कि और भी जो पार्टियां हैं भाजपा के अलावा, वो अपने जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ती हैं, भाजपा के हारने के लिए इलेक्शन लड़ती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि जुल्म सहते सहते जनता इतना 5 साल पक जाती है कि बस हमारा फोकस होता है कि किस तरह उसको हटाएं। अब जब जैसे अभी एक भाई साहब ने, हमारे सरदार साहब ने कहा कि अभी पत्ते नहीं खोले, कि देखिए साइलेंट वोट होता है। जब हमारी जनता इतनी समझदार, उसमें जनता पे आप कोई ब्लेम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो देखती है, समझती है। और जब वक्त आता है तो हथियार, अपना हथियार जो वोट का हथियार है, उस हथियार से वार करती है और सरकारें बदल देती है। आप बताइए। अब ले लीजिए। अगर मोदी जी इस टाइम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर देते हैं तो फिर इनसे बेहतरीन प्रधानमंत्री तो अभी हिंदुस्तान में किसी को मिलेगा ही नहीं। जितने वादे इन्होंने किए, जितने इम्प्लीमेंटेशन किए हैं, वो अलग बात है कि अभी वर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन रही बात कांग्रेस की, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने भी 20 साल लटका के रखी, उसे भी नहीं लागू कर। मतलब मुसलमान को अब उसका हक कोई नहीं देना चाहता। इसके लिए मुसलमान को खुद लड़ना होगा और जागरूक होना होगा, ये बात ज़रूरी है। और रही बात ये कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन सब सिर्फ वोट लेना जानते हैं। और ये है, मोदी जी ने ये कहा है कि हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू करेंगे। अगर ये कर देते हैं तो फिर तो मुसलमान उनका फेवरेट हो जाएगा, मुसलमानों के फेवरेट नेता हो जाएंगे और आप भी वोट देंगे। अदीक भाई, आप? हम तो ये कहेंगे कि देखिए, मोदी जी जो अब तक किए, काफ़ी योजना लाए, जैसे कि बीमा योजना लाए, 5 लाख रुपए का कोई भी अब तक बीमा दिया नहीं। मोदी सरकार ने दिया। तो मोदी सरकार तो जो हम लोगों के लिए, जनता के लिए कर रही है, ख़ास तौर से मुस्लिम जनता के लिए, तो अब तक तो जो काम किए हैं अच्छा किए हैं। और तमाम योजना बुनकरों के लिए, बड़ा लालपुर इतना बड़ा हब बना दिए बुनकरों के लिए। तो ये टेक्सटाइल पार्क, बहुत सारी देखिए, अभी इतने लोग यहाँ खड़े हैं, ये 5 लाख वाला जो इन्होंने योजना लाया, इसमें से पूछ लीजिए एक आदमी के पास नहीं होगा, एक आदमी के पास नहीं होगा। यहाँ से पूछ किसी के पास अगर है तो हाथ उठा दे कि किसी के पास। अच्छा, वो घर योजना भी एक है, घर योजना कोई है? देखिए, आवास योजना है, इसके पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना था, इंदिरा आवास योजना था, बुनकर कॉलोनी कांग्रेस ने बताई। तो ऐसा नहीं, पहले से भी दिया जा रहा है, ये अभी नहीं दिया। नल दिया गया है, बहुत कुछ उन्होंने किया, वो ठीक है, अपना काम। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ वाला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये तो ये हर पार्टियां देती हैं। और जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि मोदी सरकार ने फला चीज फ्री दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इन्होंने जो कनेक्शन फ्री में दिया, आप जाके खाता उसका चेक कर लीजिएगा, हर प्रति महीना 200-250 रुपया काटा गया। अब बात करते हैं कि हम उज्ज्वला योजना गरीबों को फ्री में कनेक्शन दिया,
आप उनके खाते चेक करिए पहले। कनेक्शन तो दिया गया है, कनेक्शन नहीं किया गया है। आप कनेक्शन दिए होते हैं तो आप जो सब्सिडी 200-250 रुपया आता है तो क्यों काटा जा रहा है उसमें? वो सब्सिडी की बात अलग है। अरे अच्छा, सब्सिडी केवल उज्ज्वला योजना वालों से काटी जा रही है। हाँ, जो भी सब्सिडी आती है हर महीने हम लोग चेक करते हैं, उसमें से सब्सिडी का जो पैसा आता है कट जाता है। एजेंसी पे जब मैं गया। अच्छा, बिजली की अगर आप बात करेंगे तो आई थिंक मुझे याद है कि अखिलेश जी की गवर्नमेंट में बिजली काटी जाती थी, कटौती होती थी, पानी भी बहुत साफ नहीं होता था। अभी देखिए आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है, पानी साफ मिल रहा है। राज्य में सही चल रहा है, ये सब खाली कहे की बात है। हाँ, जो आपको देखना है आपके आंख से दिख रहा है, इसी बात नहीं है। हाँ, कुछ गलत बोल के कोई चीज सही कर के कोई चीज फायदा नहीं है। बिजली हमेशा से रहती है, बिजली हमेशा से इसी तरह है, आज भी इसी तरह है, कल दिन कटौती नहीं होती थी। कटौती होती है। आप अगर फील्ड में घूमेंगे तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो योगी जी को जो चेला कह लीजिए या उनको पिट्टू कह लीजिए, इन्हीं की तारीफ मिलेगी। क्योंकि पूरे 90 वार्ड में अगर आप घूमेंगे तो स्मार्ट सिटी के नाम पर शायद 5 वार्ड में विकास हुआ होगा। क्योंकि बनारस के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, बड़ा विकास होगा हमारा सारा। हाँ, संसदीय क्षेत्र है, 2 राज्य मंत्री यहाँ विधायक उनके। बताइए, सबके घर या सब गली में मार्बल लगवाने जाएंगे? आपको विकास देखना है, आप रोड पे जाइए, देखिए रोड पे जाके बाबा देखिए ना भाई, 15 में बारिश हो जा रही है। अभी हिंदुस्तान का नया रूप देखिए, खाली 15 आप कहीं भी जाइए का विकास। आप क्या आपके घर में मार्बल लगवाएंगे आपके गली में? ये तो नहीं ना हो सकता, वो भी होगा। फोटो बन गया था। ऐसा है कि ये यहाँ पे विकास की बातें हो रही है। मोदी जी बहुत बड़े वादे किए और ख़ास तौर से बनारस पूरे ऑल इंडिया घूमने के बाद उनको ये लगा कि ये बनारस भोले की नगरी है, और भोले के माने होता है बहुत सीधा साधा भोला भाला। तो उनको ये लगा कि यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इसलिए वो बड़ा सोच समझ के यहाँ पे जो है। ये 7 साल बेवकूफ़ हमें बनाया गया और 60 साल नहीं बनाया गया बेवकूफ़। नहीं, 60 साल तो सब कायदे से चलता रहा, मगर यहाँ पे बहुत बड़े वादे किए गए। स्मार्ट सिटी हो जाएगी, कोयटा गए तो कोयटा बनने लगा, काठमांडू गए तो काठमांडू बनने लगा, और ये ऑस्ट्रेलिया गए तो जापान गए तो टोक्यो बनने लगा। मतलब जितना उन्होंने। अच्छा, हमें एक बात बताइए, इस गवर्नमेंट में और पिछली गवर्नमेंट में क्या फर्क थे? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। सारा कुछ तो पहले ही बना है, अब तो ये खाली रंग रोगन करके चमकाया क्या है। आपको क्या परेशानी हुई इस गवर्नमेंट, ये बताइए। परेशानी ये हो गई कि लोग भीख मंगा हो गए और भीख मांगने की आदत डाल दी। कटोरा लेके अब कटोरा हाथ में आने वाला है, ये कंडीशन हो गई है। ये फोकट का जो है ना, गल्ला दे दे के अभी 1000 का श्रम कार्ड आ रहा है, 1-2 बार मिलेगा और हल्ला हो जाएगा कि हमने पैसा दिया। तो ये भीख मांग करके कब तक आदमी जिंदा रहेगा, उसका आगे की सोच खत्म हो गई है। क्या जवाब दीजिए? भीख मांगने वाले हो गए मोदी जी गवर्नमेंट। मोदी जी के गवर्नमेंट में भीख मांगने वाले हो गए। भाई मोदी जी से, वो तो प्रधानमंत्री हैं, अब उससे अपना हक मांगना कह लीजिए या भीख मांगना कह लीजिए, अलग अलग बात, एक ही चीज है। रोजगार नहीं चलेगा तो रोजगार क्या मतलब, क्या मानेगा? हमारी बात जब कोई कारोबार नहीं चलेगा, इंसान हर जगह से बेबस हो जाएगा, तो इंसान भिखारी बराबर ना रह गया। अखिलेश की गवर्नमेंट में सब अरबपति थे क्या? अखिलेश की गवर्नमेंट में सब अरबपति थे? नहीं थे, इसकी बात नहीं। मसला ये था वो सब सिस्टम सही चला रहे थे, और ये सब जितने आ रहे हैं ना, 60 साल में क्या सारे डीएम, एसपी, कलेक्टर और पटवारी बन गए थे क्या? मतलब हर घर में जो है सरकारी नौकरी हो गई थी। और मुझे लगता है आप ये कह रहे हैं कि सब सही चलता था। मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट में जितने IAS IPS मुस्लिम बने, इससे पहले कभी नहीं बने। कुछ नहीं बने कभी यार तुम अपनी पहले से पढ़े थे तब न बने हैं। पहले से पढ़े थे कि पढ़ने का मतलब कि IAS PCS बन गए, वो पहले से पढ़े थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट मुस्लिमों के खिलाफ है, तो IAS IPS। हम आपको बात बता रहे हैं, देखिए फर्क तो है भाई, आपको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। पहले DL 250 रुपये में बनता था, अब 5500 रुपये में बनता है, ये फर्क है। मोदी जी ने विकास किया, इस बात को हम पूरे तवज्जो से मानते हैं। स्टील की कीमत 3600 रुपये कुंटल थी, आज 6500 रुपये कुंटल है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? ये विकास है कि नहीं?
आप बताइए अवकाश भाई, आप बताइए, सारे लोग बताएं। रेत जो मतलब बालू 1500 रुपये ट्रैक्टर था, आज 6000 रुपये ट्रैक्टर है। ये विकास है, ये सब चीज़ें हैं जो मोदी जी ने बहुत अच्छी की हुई है। गरीबों को मतलब तड़पा के मारने से बेहतर है कि एक बार में गला रेत के मार दिया जाए। ये सब बातें हैं, मतलब ठीक है वो भीख दे रहे हैं, ये तो भाई सारे लोग करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं भाई, बेरोजगारी दर 2% थी, आज 14% है। ये सब विकास है। जीडीपी भी दिखी है। जीडीपी क्या है यार, डीजीपी से आम आदमी का कोई लेना देना नहीं होता है, वो तो बड़ी बड़ी कंपनियों का वो सब होता है, इससे आम आदमी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मतलब कुल मिला जुला के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब ठीक है। हम मिला जुला कर आखिरी में ये बताइए क्या आखिरी में, हाँ आखिरी में मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मोदी जी आए थे, माँ गंगा ने उनको बुलाया था और उस गंगा को इस तरह आज भी रुसवा करके उन्होंने छोड़ रखा है। गंदगी दुनिया भर की है। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के नाम पे लोगों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ वो खा गए। अडानी अंबानी को पूरा देश बेच रहे हैं। जो कांग्रेस की सरकार ने, पूरी सरकार ने देश को बनाया था, जो 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 यहाँ के जो कि सरकारी पूंजी थी, उसको धीरे धीरे करके अपने अडानी अंबानी मित्रों को इसलिए दे दिया क्योंकि उनको जब चुनाव लड़ाने के, जब प्रधानमंत्री के नाम उनको पेश किया गया, तो यही अडानी अंबानी उनको पैसा लगाकर इनको आज प्रधानमंत्री और हवाई जहाज की सुविधा ये सब पूरा व्यवस्था कराए थे। तो उनको कर्ज निभा कर रहे हैं, उनका कर्ज और जनता को एकदम बर्बाद अच्छा, आप लोगों का सबका बर्बाद कर दिया। सबका कहना है कि विकास पैसों को हुआ, मतलब हर चीज महंगा हुआ है, लोग बर्बाद हुए हैं। तो फिर कैसे जनता इतना सहने के बाद भी दोबारा उनको फिर प्राइम मिनिस्टर बना दी? देखिए, ये गोदी जो मीडिया है ना, गोदी मीडिया है, ये अब मशीन का भी खेला है, आप मानिए जिसको ये मशीन का खेला है, नहीं बिल्कुल उसके मशीन का खेला है। इस तरह से खेला, ये बहुत कोशिश की है, जगह जगह ईवीएम बदलाए गए और ईवीएम को हाईजैक किया गया सब। आप देखिए, अब एक चीज़ हम आपको बताएं, हम यहाँ जो आज सर बनारस में बैठे हैं और यहाँ पे घर में मीटर लगा है, उस मीटर को लखनऊ से बंद कर दिया जा रहा है कि क्या भैया वो आपको बकाया बंद कर दिया गया। तो आप कैसे नहीं मान सकते, सैटेलाइट से क्या ईवीएम को उसको बदल नहीं सकते? अच्छा, चलिए ठीक है। आपको पता है कि राज्य में आपको पता है कि ईवीएम हैक हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मुझे पता है कि मैं जिससे क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, उसने अंपायर को खरीद रखा है, उसने कोच को खरीद रखा है, उसने सारी चीजों को खरीद रखा है, तो मैं मैच खेलने नहीं जाऊँगा, क्रिकेट खेलने नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को जब सारी चीजें पता है कि ईवीएम हैक होता है, तो फिर इलेक्शन लड़ते ही क्यों हैं? देखिए, यही तो ये चाह रहे हैं, ये तो यही चाह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में इलेक्शन ही बंद हो जाए। ये इलेक्शन बंद करना ही चाह रहे हैं। इस देश में जब संविधान को, न्यायालय का दरवाजा बंद नहीं है, ये न्यायालय को तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के, आज ये स्थिति हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर धरने में बैठना पड़ जा रहा है। ये स्थिति आज देश की आ गई, जो आज की आज़ादी के बाद नहीं हुआ। तो इस तरह से हर जगह डरा के आरएसएस के लोगों को हर जगह बैठा दिया गया, डराने का माहौल। अगर से आप कुछ हम बोल रहे हैं तो सीधे एफआईआर। तो इतना डर का माहौल इस देश में कर दिया गया है, सबको बेरोजगारी कर दिया गया, भुखमरी के कगार पे छोड़ दिया गया। किसी के पास खाने के पैसे नहीं है, किसी के इलाज करने के पैसे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इसलिए आज स्थिति देश में कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र, इसको ये संविधान को जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को ये मनुवादी संविधान में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि हिंदुस्तान की जनता ये कतई होने नहीं देगी। अगर लोग कहते हैं ईवीएम हैक होती है, तो ईवीएम हैक होती है उसके पहले, जैसे मोदी नहीं मोदी गवर्नमेंट के पहले किसकी गवर्नमेंट थी? केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब बताइए कि जो सरकार अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकती, जब ईवीएम हैक होती है, और ये मोदी ने इतना बड़ा गेम प्लान किया हुआ है कि हर पब्लिक हर घर से एक मतलब कि वोट चुराने के लिए। और वो क्या गवर्नमेंट सो रही थी 10 साल? उनके पास सारी ईडी थी, सीबीआई थी, सीआईडी थी, सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके अंडर में वर्क करती थी। तो इसको उन्होंने पहले बैंड क्यों नहीं किया? अच्छा, क्या बहुत ही अच्छी बात की कि ईवीएम कौन लाया था, ठीक है। 2011 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी शायद, आई थिंक, है ना। तो 2011 में मनमोहन सिंह जीते थे ना। 2004 ठीक है। 9 में नहीं, मैं मुझे एक बात याद आ गई कि 9 में जब मनमोहन सिंह जीते थे, तो
जी थे जिन्होंने कहा था कि ईवीएम हैक की गई थी, और आज आप लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक की जा रही है, तो फर्क क्या है? पूरी अब जनता देश में घूमिए आप तो हर पूछिए जनता से यही बताएगा कि हमने वोट ही नहीं दिया, अपना हमारा वोट हमने भाजपा को वोट ही नहीं दिया। और कितने तो वोट देते थे, हमें पता लगा कि हम बटन पर दबा रहे साइकिल पे या कांग्रेस पे, तो फूल की ये बहुत बेल पेपर पे सर एक बार आप वोट पढ़वा के देख लीजिए, समझ में आ जाए। बैलेट पेपर, हाँ बैलेट पेपर, किसको कितना कनेक्शन जुड़ता है, कौन कितनी ऊंचाई पे पहुंचता है, सबकी ऊंचाई सबका कनेक्शन नपा जाएगा 2 मिनट में। खाली एक बात सही बैलेट पेपर पे अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था बनारस में, 5 बार के जो हमारे जो एमएलसी थे भाजपा के, बैलेट पेपर हुआ, क्लियर हो गया, सीधे हार गए। भले समाजवादी पार्टी जीती। तो मुझे लगता है कि आधा घंटा से ऊपर का हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और आपको भी जो लगता है इलेक्शन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन भी चल रहा है, तो बार बार बटन दबाने से कोरोना बढ़ सकता है, इसलिए बैलेट पेपर से भी कराना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।